हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। मेरा नाम प्रीति है और हम जो है NT UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं यहाँ पर। और हमने जो है यूनिट 1 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड को हमने शुरू किया। लास्ट 5-6 वीडियोस अब तक हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप देखिए। और लास्ट वीडियो में हमने जो है अनुसंधान के मुख्य सोपानों के बारे में बात की थी, यानी कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस के विषय में चर्चा की थी। और हमने लगभग 7 से 8 जो है इसके 7 से 8 स्टेप्स देखे थे, जिसके अंतर्गत हमारी पूरी रिसर्च जो है समाहित होती है। यानी कि शुरुआत से लेकर रिसर्च टॉपिक चूज करने से लेकर उसकी रिपोर्ट राइटिंग यानी कि थीसिस लिखने तक जो भी हमने जो है होता है, पूरे एक प्रोसेस चलती है, एक प्रक्रिया चलती है, जिसमें हमने चर्चा की थी हमारी लास्ट वीडियोस में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि वो 7-8 स्टेप्स कौन कौन से, यानी कि 7 से 8 जो सोपान है जिससे हमारी रिसर्च जो है वो पूरी गुजरती हुई चलती है और आखिरी में अपनी फाइनल जो है पहुंचती है कहाँ पर, अपने थीसिस तक पहुंचती है। तो किस किस से गुजरती हुई चलती है, तो सबसे पहले देखेंगे हमारे मुख्य सोपानों में सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। और लास्ट वीडियो में यानी कि अब इससे पहले जो हमने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और मैंने कहा था आपसे कि मैं अब एक एक स्टेप को लेके हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इनका सीक्वेंस भी हमें याद रखना है। और साथ ही साथ इनके अंतर्गत हम मतलब ये 7 से 8 जो भी स्टेप्स हैं टोटल, इन्हें हम एक एक करके एक एक वीडियो में समझेंगे अच्छे से। और इनको जो है इनसे रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि और भी चीज़ें इनसे रिलेट करती है, जैसे कि डेटा एनालाइज कैसे किया जाता है, टेस्ट करेंगे हम लोग। बहुत सारी चीज़ें जो है हम एक एक करके अच्छे से जो है पूरा देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो मतलब आज का जो है हमारा पहला सोपान हम यहाँ पर समझेंगे इस वीडियो में, जो कि क्या है, आइडेंटिफाइंग और फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, या फिर प्रॉब्लम जो भी हमारा मतलब कि विषय है उसको चुनना। देखिए, सबसे पहले मैंने हमेशा यही बोलती आई हूँ कि रिसर्च करनी है अगर आपको आगे, जैसे जो कि आप करेंगे, आप JRF की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि आप PhD करना चाहेंगे यानी कि रिसर्च करना चाहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले काम यही है कि रिसर्च का टॉपिक चूज करना, यानी कि आप किस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो है यही स्टेप होता है कि आप किस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं, उसको ढूंढना, उसको समझना, और आप क्या चाहते हैं उसके अंतर्गत। ये इसके अंदर अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। फिर दूसरा हमने देखा था लिटरेचर रिव्यू करना, यानी कि साहित्य अवलोकन और उपकरण विकसित करना, लिटरेचर का रिव्यू करना, उससे रिलेटेड जितना भी काम अब तक हो चुका है, जो भी थीसिस लिखे जा चुके हैं, जो भी काम हो चुका है, उसको हमें अच्छे से देखना होता है, उसका अवलोकन करना होता है, कि तभी हमें पता चलेगा ना कि हमें और क्या करना है, क्या कमी रह गई है जो हमें पूरी करनी है। यही तो प्रॉब्लम है ना मेन, कि ये आप देखिए, क्यों रिसर्च करना चाहते हैं किसी टॉपिक पर, कुछ छूट गया है, कुछ कमी रह गई है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है वहां पर, उसको आप ठीक करना चाहते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, जब तक आप उसके पीछे की चीजों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो है आप रिसर्च का जो है मतलब आप रिसर्च उस पर क्या क्या रिसर्च करेंगे ना उसके ऊपर। तो इसलिए रिव्यू करना, साहित्य का अवलोकन करना, लिटरेचर रिव्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। और ये जो है साहित्य अवलोकन यानी कि लिटरेचर रिव्यू थ्रू आउट द रिसर्च हमारा चलता रहता है। ऐसा नहीं कि हमने शुरुआत में सेकंड स्टेप पे रखा है तो ये यहीं पर हुआ और फिर उसके बाद खत्म हो गया, दोबारा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमें आगे तक करते रहना पड़ता है, और ये हमारा हर जगह पर, हर उसमें जो है सपोर्ट करता रहता है। इससे हमारा विषय भी जो है, जो हमने विषय चुना है, उसमें भी हम सटीक हो जाते हैं कि हमारा विषय हमने सही चुना है भी है या नहीं, मतलब इसमें हमें कुछ करने के लिए है भी या फिर नहीं है। तो इसीलिए जो ये है लिटरेचर रिव्यू वाला पॉइंट जो है वो जो है चलता रहता है थ्रू आउट द रिसर्च। मतलब जितना भी टाइम पीरियड हमारे जो है 3 से 5 साल की लगभग रिसर्च होती है, कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, है ना। तो ये पूरा टाइम जो है हमारा एक चलता है। उस टाइम में हमारा लिटरेचर रिव्यू भी कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा हम लोग रिसर्च करते ही रहते हैं, अवलोकन करते रहते हैं इसके ऊपर। अगला जो पॉइंट हमने देखा था, अगला पॉइंट है अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, यानी कि प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। ये था अगला अगला जो हमारा स्टेप है, वो क्या है, डिजाइन तैयार करना। ये हम लास्ट वीडियो में कराएं, मैं बस इसका छोटा सा रिकैप करके आगे बढ़ रहे हैं हम। डेटा का कलेक्शन करना, इसके बाद डिजाइन तैयार कर लेंगे हम पूरा कि हमें रिसर्च कैसे करनी है, कौन सी विधियां इसमें डालनी है, ये सब हम देख आए हैं। फिर डेटा का कलेक्शन करना, जो जो हमें चाहिए, यानी कि जो भी कुछ भी चीज़ अगर हमें, देखिए कोई भी हमने
क्या क्या डेटा उसके ऊपर प्रदत्त क्या चाहिए, आंकड़े क्या चाहिए हमें, कौन कौन सी चीज़ें हमारी ज़रूरत की है वो हम उसके अंदर रख लेंगे। तो उसका कलेक्शन करना, कलेक्शन करने के बाद हमने एक बार कलेक्शन कर लिया सब कुछ, और कलेक्शन करने के बाद जो है हमने उसका क्या किया, एनालाइज किया। क्या किया, एनालाइज किया। और उसका जो है, और उसका एनालाइज करने के बाद यानी कि टेस्ट से जो है एनालाइज किया, टेस्ट से जो है एनालाइज किया। और क्या मतलब, क्या टेस्ट से एनालाइज कैसे करेंगे, मतलब जो अभी हम आगे टेस्ट पढ़ेंगे, जब हमारा डेटा एनालाइजिंग का आएगा, यानी कि डेटा एनालाइजिंग वाला स्टेप आएगा, तब हम उसमें देखेंगे टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट है जिससे हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा जर्नलाइजेशन करना, यानी कि सामान्यीकरण। और उसके बाद आ जाता है लास्ट हमारा क्या है, रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि शोध का रिपोर्ट लिखना, यानी कि थीसिस बनाना, जो कि फाइनल काम है। अब वो थीसिस ही क्या बन जाती है हमारी बाद में, जैसे हमने लिटरेचर रिव्यू किया है, यानी कि हमने जो लिटरेचर पढ़ा अपनी उसके लिए, जब हम थीसिस लिख देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, लिटरेचर बन जाएगा, साहित्य बन जाएगा। और फिर आगे जो आने वाले जनरेशन है, आगे जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे, आगे जो आने वाले शोधकर्ता होंगे, वो उसको देखकर अपनी रिसर्च को करेंगे, तो यानी कि जर्नलाइजेशन हो जाएगा उसका। तो इस तरह का होना चाहिए। ये पूरा जो है प्रोसेस हमारा पूरा थ्रू आउट द रिसर्च चलता है, इन 7 स्टेप्स, इन 7 से 8 स्टेप्स में चलता रहता है ये। इसके ये जो है 7 से 8 स्टेप थे, ये हमने इस पिक्चर के थ्रू भी समझे थे, जो कि यहाँ पे है, आप इस पिक्चर को देखिएगा। और यहाँ पर जो है 8 स्टेप दिए हुए हैं। ये ऐसे ही मिलता है, सीक्वेंस यही चलता है, आपको यही याद रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, रिसर्च की क्या करेंगे, प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, अपना मतलब सूत्रीकरण करेंगे उसका, या फिर फॉर्मुलेट करेंगे एक रिसर्च को, मतलब रिसर्च क्वेश्चन को, विषय को। फिर क्या करेंगे, साहित्य का अवलोकन करेंगे, लिटरेचर, उससे जितना भी अभी तक लिटरेचर लिखा जा चुका है उसका रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, रिसर्च की डिजाइन तैयार कर लेंगे, एक डिजाइन हम बना लेंगे, एक छोटा सा जो है मतलब एक ओवरव्यू टाइप बना लेंगे कि हम ये चीजें अपनी रिसर्च में करना चाहते हैं, इस विधि का प्रयोग करेंगे, ये डेटा हम डाल सकते हैं, प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, ये सब चीजें करेंगे। फिर डेटा का कलेक्शन शुरू कर देंगे। कलेक्शन करने के बाद फिर क्या करेंगे, नंबर 5 स्टेप पर क्या करेंगे, इसका एनालाइज करेंगे, फिर जो कि टेस्ट मैंने बताया। फिर क्या करेंगे, उसका जर्नलाइज, और उसके बाद हो जाएगा रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि फाइनली हम अपनी थीसिस लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसी के अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें बीच बीच में आ जाती है, जैसे कि रिसर्च डिज़ाइन में हम सैम्पलिंग डिज़ाइन भी आ जाता है, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो है आ जाती है। इसीलिए ये कई बार 7-8 ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, और वो है हमारा अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। ये जो है पहला सोपान आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर होगा अब तक जो मैंने कहा, और क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि इससे आगे बढ़ने से पहले हमें ये पीछे का जो है क्लियर होना ज़रूरी है। ये जो है सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहली बात, वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का यह पहला चरण है, यानी कि पहला स्टेप है। कौन सा, सबसे पहले विषय चुनना, यही पहला चरण होता है। अगला पॉइंट क्या है इसमें, इस विधि का प्रयोग तथ्यों की खोज और समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। किस लिए किया जाता है इस विधि का प्रयोग, यानी कि मतलब आइडेंटिफाई करने के, क्या कुछ खोजने के लिए, कुछ समस्या का समाधान करना है ना, तो वो टॉपिक क्या है हमारे पास, तब हम जो है इसको जो है देखेंगे। अब जो है बात ये आती है कि हम अपना रिसर्च का टॉपिक चुनेंगे कैसे। चलो ठीक है, आइडेंटिफाई हमें करना है, ये हमने मान लिया, लेकिन अब उसे चूज कैसे करना है। तो ये कुछ है, इसके अंदर कुछ सोपान चलते हैं, मतलब कुछ सोपान है, कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो देखने पड़ते हैं हमारे रिसर्च के क्वेश्चन को चूज करने से पहले, यानी कि विषय को चुनने से पहले। अनुसंधान समस्या के सूत्रीकरण में प्रयुक्त सोपान, यानी कि इनको जो है ध्यान में रखना पड़ता है हमें, कि हम जब अपना रिसर्च टॉपिक चूज करने जाते हैं। सबसे पहले क्या है, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, यानी कि आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट। जो भी हमारा इंटरेस्ट है, उसी सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ, तो मैं अपना उसी से रिसर्च करना चाहूँगी, तो मैं उसी का एग्जाम्पल भी दे रही हूँ। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मैं मुक्तिबोध पर अगर रिसर्च करना चाहती हूँ, एक यही एग्जाम्पल लिया था मैंने, वही एग्जाम्पल को मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर मैं मुक्तिबोध की कविताओं पर रिसर्च करना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे, उसका वो हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक है। अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो जैसे कि मैंने कहा कि रिसर्च का टाइम जो होता है वो होता है 3 से 5 साल, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल, लगभग मान के चलते हैं, इतना समय हमें लग ही जाता है। अब आपको रिसर्च करनी है,
और अगर आपका इंटरेस्ट का ही नहीं टॉपिक होगा तो फिर आप इतने लंबे समय तक उस पर टिके कैसे रहेंगे ना। ये 1-2 महीने की तो बात है नहीं कि 1-2 महीने में हमें करना है और 1-2 महीने बाद हमने इस काम को खत्म कर लिया। ये काफी लंबा चलने वाला काम होता है। तो इसीलिए अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करेंगे हम, जो भी है आइडेंटिफाई करेंगे उसे, ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च। फिर जो है व्यापक क्षेत्रों को उप क्षेत्रों में विभाजित करेंगे उसका। जैसे कि मैंने बोला था ना कि हम आधुनिक कोई अगर बोले कि मैं आधुनिक कविताओं पर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो नहीं, ये ऐसे थोड़ी ना। आधुनिक कविताएं कितना, मतलब कितने कवि हैं, कितना राइटर्स है जिन्होंने लिखा है, तो हम उस पर थोड़ी ना क्या करेंगे। हमने ये डिसाइड किया पहले कि मैं गद्य पे रिसर्च करना चाहता हूँ या पद्य पर, तो मैंने डिसाइड किया मैं पद्य पर रिसर्च करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया, यानी कि हमने एक अनुसंधान का व्यापक क्षेत्र की पहचान कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया, यानी कि उप क्षेत्रों में विभाजित किया कि भाई अब मैं जो है आदिकाल की कविताओं पर, रीतिकाल में, भक्ति काल की या आधुनिक काल की कविताओं में रिसर्च करना चाहता हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अभिरुचि के क्षेत्र का चयन करना। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं आधुनिक काल की रिसर्च, आधुनिक जो है काल की कविताओं पर रिसर्च करना चाहती हूँ। उसके बाद आगे क्या हुआ, अनुसंधान में प्रश्न या समस्या चिन्हित करना। अब मैंने प्रश्न क्या ढूंढा, उसमें से आधुनिक कविताओं में से भी। देखिए, सबसे पहले हमने क्षेत्र चूज किया कि हम आधुनिक कविताओं पर रिसर्च करना, पहले तो कविता पर रिसर्च करना चाहते हैं, फिर आधुनिक कविता पर रिसर्च करना चाहते हैं, फिर उसका एक मेन टॉपिक के एग्जैक्टली हम किस कवि पर की कविताओं पर रिसर्च करना चाहते हैं वो हमने ढूंढ लिया। फिर आया व्यापक उद्देश्यों का निरूपण करना, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी हमारा जो है क्या बोलते हैं, जो भी हमारा उद्देश्य है उससे रिलेट करते हुए, मतलब क्या क्या करना चाहते हैं कविताओं पर, मुक्तिबोध की कविताओं पर रिसर्च करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, वो हमें देखना है। फिर उसके बाद आएगा उद्देश्यों का, यानी कि सॉरी, फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। जो भी बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव है वो हमने एक फाइनल कर लिया कि हाँ भाई, मतलब जो भी व्यापक रूप से उद्देश्य थे हमने वो चूज कर लिए। फिर उनका क्या किया, उद्देश्यों का आंकलन किया और उसकी समीक्षा की कि हम इस कविता को लेकर या इस पर्टिकुलर चीज को लेकर, जैसे कविता का उनका कोई तो विषय होता है ना, जैसे मुक्तिबोध की कविताओं का विषय क्या होता है, उन्होंने मतलब जैसे कि उनकी काफ़ी सारी कविताएं हैं, लंबी कविताएं, ब्रह्म राक्षस हो गई, अंधेरे में कविता हो गई, ये सारी कविताएं उनकी हैं और कैसा लिखते हैं वो इसके अंतर्गत, है ना। तो वो हमने क्या किया, उद्देश्यों का आंकलन कर लिया और फिर उसकी समीक्षा की। और इस तरह चलकर इन इन स्टेप्स से गुजरकर हम कहाँ तक पहुंचते हैं, अपने फाइनल क्वेश्चन तक, यानी कि विषय तक पहुंचते हैं। किसके, रिसर्च के समस्या तक पहुंचते हैं। रिसर्च जो हम करना चाहते हैं उस विषय तक हम पहुंचते हैं। तो ये थे कुछ स्टेप। सबसे पहले क्या करते हैं, हम व्यापक क्षेत्र की पहचान करते हैं कि हम किस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक तक आने से पहले पहले व्यापक क्षेत्र की पहचान करते हैं। फिर उसे क्या करते हैं, उप क्षेत्रों में, यानी कि सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये है, ये है, ये है, हमारे पास ये ऑप्शन है, अब हम क्या, हमारा इंटरेस्ट किस में है। फिर अपनी रुचि के अनुसार अभिरुचि के क्षेत्र का चयन कर लेते हैं और फिर उस समस्या का प्रश्न बना लेते हैं। प्रश्न बनाने के बाद जो है उद्देश्यों का निरूपण करते हैं और फिर उसकी समीक्षा कर देते हैं। अब देखिए, मैं जो है अब मेरा भी अगला स्टेप यही होगा, जब मेरा JRF हो गया है तो मेरा भी अगला स्टेप यही है कि मैं जो आगे PhD करूँ, रिसर्च करूँ। तो जब मैंने अपना टॉपिक चूज करने गई थी तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगा ढूंढने में, समझने में कि मैं आखिर क्या, मेरी इंटरेस्ट क्या है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना बिना इंटरेस्ट का, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो टॉपिक चूज कर लेंगे तो एक लंबे समय तक उसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। बहुत ही जो है हमारे आगे चलकर उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो हम उसको जो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाएगा। तो ये थे इसके कुछ सोपान, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी पड़ती है कब, जब हम अपना रिसर्च टॉपिक चूज करने जाते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो कुछ और भी बातें जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है इन सब बातों के अलावा, मतलब इंटरेस्ट के अलावा। इन सब बातों के अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अन्य बातें जो ध्यान रखने योग्य है, क्या क्या है वो। उसके बाद है वित्तीय संसाधन, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब देखिए, हमने अपना रिसर्च का टॉपिक चूज कर लिया, जैसे तो कोई भी इसको हम रिलेट, जरूरी नहीं कि हिंदी में, और भी है कॉमर्स में या कहीं पर भी, कोई भी सब्जेक्ट हो पर्टिकुलर। देखिए, रिसर्च तो हर में होती है ना, तो आप जो भी टॉपिक चूज कर रहे हैं उसका ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि वो फाइनेंशियली, वो हमें उसके रिसोर्सेज हमारे पास हैं या नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा उस रिसर्च में जो भी चीज़ें काम आनी है, तो हम उसको कैसे जो है ले पाएंगे या कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। जब हम रिसर्च डिज़ाइन हम तैयार करते हैं, तो जब भी हम किसी के पास, जैसे कि अब आप जब रिसर्च करने जाएंगे तो अपना वो जो प्रपोजल होगा, जो रिसर्च डिज़ाइन, आपने एक छोटा सा ओवरव्यू लगा के लेके जाते हैं। जब आपका वाइवा होता है, रिसर्च PhD के लिए जाते हैं जब आप,
तो वहाँ पर वो उस डिज़ाइन से समझ जाते हैं कि आप रिसर्च में क्या करना चाहते हैं, कौन सी विधियाँ प्रयोग करना चाहते हैं। तो उससे उनको ओवरव्यू मिल जाता है और आपको क्या करना आपको वो एक पर्टिकुलर जगह देते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो वो प्लेटफॉर्म मिल गया आपको पीएचडी करने के लिए। फिर आपको यूजीसी क्या देती है, जेआरएफ फेलोशिप देती है। अगर आप जेआरएफ हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, जेआरएफ फेलोशिप मिलेगी। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल रिसोर्स हो जाएगा कि आप अपना जो है इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं और आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, जो भी जो है इससे रिलेटेड जो भी आप बुक्स या कुछ भी चीज़ें आप जो भी करना चाहेंगे फाइनेंशियली, जो भी आपको हेल्प मिलेगी वो आपको जेआरएफ के माध्यम से यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के माध्यम से आपको मिलेगी। और अच्छा अमाउंट मिलता है जेआरएफ का, जो कि आपको पीएचडी, अगर आप जेआरएफ हो जाते हैं तो आप पीएचडी जब एनरोल कर लेते हैं तब आपको ये अमाउंट मिलता है आपकी पीएचडी के लिए। तो इसीलिए फाइनेंशियल रिसोर्स भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कहाँ से आएगा। इसके बाद अगला जो है वो है समय की उपलब्धता, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। यानी कि टाइम, ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कोई टॉपिक चूज कर लिया और हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है उसे करने के लिए। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम जो टॉपिक चूज कर रहे हैं तो हम समय को ध्यान में रखते हुए करें। मान लीजिए हमारे पास इतना समय नहीं है, 2 4 5 साल नहीं है, या फिर इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं है जो कि हम इसको करें, तो ऐसा टॉपिक हमें चूज नहीं करना चाहिए अगर हमारे पास समय उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगला जो है वो क्या है हमारा, यही कि समय को जो है ध्यान में रखना चाहिए। समय की उपलब्धता होना बहुत ही जरूरी है हमारी रिसर्च में। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा विषय संबंधी ज्ञान। अब जिस पर भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पर, उसका ज्ञान होना तो जाहिर सी बात है जरूरी है। अगर हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम कैसे, सबसे पहले तो रिसर्च का टॉपिक ही चूज नहीं कर पाएंगे, उसके बाद हम उस पर काम ही नहीं कर पाएंगे, रिव्यू कैसे करेंगे। तो इसलिए ज्ञान होना, नॉलेज इन द फील्ड ऑफ स्टडी, जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं, जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसकी नॉलेज होना, उसका ज्ञान होना, विषय संबंधी ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है। यानी कि आपको और आपके जो एक्सपर्टीज है, मतलब कि आपको जो विशेषज्ञ मिलेंगे, आपको जो मतलब जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो वहां पर जो आपको गाइड मिलेंगे उनको भी पर्टिकुलर, उनको भी प्रॉपर जो है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तभी जो है आपकी रिसर्च का रिजल्ट जो है अच्छा आएगा, जो आप चाहते हैं वो आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा चौथा जो है इसमें पॉइंट है वो है जिस तकनीक का अनुसंधानकर्ता प्रयोग करना चाहता है उसका ज्ञान होना, यानी कि सफिशिएंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इफ यू यूज इन योर रिसर्च। यानी कि अगर आप जो है किसी टेक्निक चीज का प्रयोग करना चाहते हैं, किसी सॉफ्टवेयर का या फिर किसी, आजकल तो देखिए होता है ये, मीन्स कैसा जमाना, डिजिटल जमाना है, तो जो है उसमें कंप्यूटर जो है एक अहम भूमिका निभाता है। हमारा जितना भी काम होता है वो इसी के थ्रू होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मतलब, और अगर आपके रिसर्च में वो चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसकी नॉलेज होना भी बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप उस पर काम कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप किसी तकनीक का प्रयोग करना चाहता है, अनुसंधानकर्ता रिसर्चर जो है वो किसी तकनीक का प्रयोग करना चाहता है, तो उसका नॉलेज होना, उसका ज्ञान होना भी उसे बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी कुछ अन्य बातें। तो ये हैं हमारे रिसर्च टॉपिक तक पहुंचने तक की जो चीज़ें हैं, रिसर्च टॉपिक तक पहुंचने मतलब कहाँ, कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, अपना रिसर्च टॉपिक कैसे चूज कर सकते हैं। तो इन इन पॉइंट से या इन इन तथ्यों से हमें जो है गुजरना पड़ता है और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थे कुछ हमारे चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। अब ये जो है पिक्चर मैंने आपको कल भी दिखाई थी, ये इमेज जो है हमने कल भी देखी थी, ये चित्र। अब जो है ये जो चित्र है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स की जो है चर्चा की थी, ये अभी मैंने इसको पूरा आपको एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ को समझाया। अब यहाँ ये इसके अंदर सब चीज़ें समाहित हो जाती है। सबसे पहले आ जाती है हमारी रुचि, जैसे मैंने बात की कि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप कोई टॉपिक चूज कर रहे हैं तो अगर आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप 3 से 5 साल उसको करेंगे कैसे, इतना लंबा समय है। तो आप बीच में तो छोड़ नहीं सकते हैं, और छोड़ेंगे तो आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी। तो इसीलिए रुचि होना, अनुसंधानकर्ता की रुचि होना उसमें बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगला जो पॉइंट आता है वो है हमारा प्रबंधनीय परिणाम। यानी कि सेकंड पॉइंट क्या है, प्रबंधनीय परिणाम, यानी कि मैनेजेबल मैग्नीट्यूड। जो कि क्या है इसमें कि आपको वही समय की उपलब्धता। देखिए ये सब चीजें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, कल हमने सिर्फ इस पिक्चर के माध्यम से थोड़ी थोड़ी चीजें इसको समझी थी, मतलब सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया था एक। अब जो है ये पिक्चर में जो है क्या क्या चीजें समाहित थी वो अब हमने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ उसको समझ लिया है। इसमें क्या क्या आ जाता है कि आपके पास समय की उपलब्धता है या नहीं, जो भी संसाधन आपको चाहिए वो है या नहीं, किसके अंदर आ जाता है, ये मैनेजेबल मैग्नीट्यूड यानी कि प्रबंधनीय परिणाम के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तब भी हमारे रिसर्च को जो है नुकसान होगा, हमारे रिसर्च जो भी हम करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा क्या,
अवधारणा और विशेषज्ञता। जैसे कि मैंने बताया आपको कि क्या अवधारणा और विशेषज्ञता यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, क्या जैसे कि आप कौन सी विधियों का प्रयोग करना चाहते हैं, अवधारणा के संकेतक, सूचक, मापन विधियां जो भी आप करना चाहते हैं उसका क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब रिसर्चर को कि आपको क्लियर होना चाहिए। अगला इसमें है और विशेषज्ञता यानी कि एक्सपर्टीज, वही कि आपका जो गाइड होगा उसे और आपको जो है इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, आप जिस भी विषय पर जो है रिसर्च कर रहे हैं उस पर। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है फोर्थ यानी कि प्रासंगिकता, रेलेवेंस। रेलेवेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो रेलेवेंट नहीं है आपके समाज से, आपके जो है वर्तमान समय से, या फिर आने वाले समय में अगर वो काम नहीं आ सकता समाज के, तो वो रिसर्च किसी भी काम की नहीं होगी। अगर वो समाज के काम में नहीं आएगी या फिर जो है आगे या फिर चाहे वो अभी आए या तो वो प्रेजेंट में आए या फिर वो फ्यूचर में आए, कभी भी आ सकती है, लेकिन काम में आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसी काम की नहीं है तो फिर वो रिसर्च भी किसी काम की नहीं है। अगर वो हमारे समाज में जो है जनरलाइज नहीं कर पाएंगे अगर हम उसको, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। यानी कि रेलेवेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, रेलेवेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला जो आता है हमारा पॉइंट वो है नंबर 5, क्या है, प्रदत्तों की उपलब्धता, बहुत इंपॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। यानी कि अगर हमारे पास डेटा ही पर्याप्त मात्रा में आसपास नहीं होगा तो हम कलेक्ट क्या करेंगे। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं है, शोध अध्ययन के विषय को अंतिम रूप देने से पहले उससे संबंधित जो है प्रदत्तों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी कि हमने रिसर्च का टॉपिक चूज करने से पहले ये सब सोच लेना चाहिए हमें। ये सब चीज़ें जो है रिसर्च के टॉपिक को चूज करते वक्त हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट है या नहीं, उससे रिलेटेड हमारे पास समय, जितना समय उसमें लगना है, समय संसाधन वो सब है या नहीं, हमें उसका ज्ञान है या नहीं, वो रेलेवेंट है या नहीं समाज, मतलब आज के टाइम से, या फिर काम आएगा या नहीं, आगे फ्यूचर में आगे आने वाली जनरेशन को जनरलाइज कर पाएंगे या नहीं। या और फिर पांचवी चीज क्या कि उसमें डेटा भी होना चाहिए कि आप उसके ऊपर काम कर सकें। तो इसीलिए वो होना भी, ये सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है रिसर्च क्वेश्चन को चूज करते वक्त कि जो है उस पर डेटा उपलब्ध है या नहीं, प्रदत्तों की उपलब्धता है या फिर नहीं। इसके आगे अगला 6th पॉइंट क्या है, एथिकल इश्यूज यानी कि नैतिक मुद्दे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान समस्या के निरूपण से पहले नैतिक मुद्दों और उनका निदान सोचकर रखना चाहिए। यानी कि अगर हम, वही एथिकल मतलब क्या है, कुछ रूल्स होते हैं, वही कैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ रूल्स होते हैं रिसर्च करते वक्त जो हमें फॉलो करने होते हैं कि हम किसी और का मैटर चोरी ना करें, किसी और का जो है आइडिया चोरी ना करे और वहां से उठाकर, या तो ये हम एथिकल, हम आगे पढ़ेंगे एथिकल इश्यूज के बारे में। तो ये सब चीजें जो है हमें ध्यान रखनी होती है अपना रिसर्च टॉपिक चूज करते वक्त भी, नैतिक मुद्दों का भी ध्यान रखना होता है। तो ये था पूरा हमारा क्या जो है हमारा मतलब रिसर्च टॉपिक को चूज करते वक्त हमारी जो हमें ध्यान में रखने होते हैं कुछ पॉइंट्स, उसके रिलेटेड हमने बात की। तो आई होप सबको क्लियर होगा ये सारे पॉइंट्स जितने भी हमने देखे कि हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब अपना समस्या का सूत्रीकरण करने, यानी कि अनुसंधान समस्या के सूत्रीकरण में प्रयुक्त सोपान कौन कौन से देखे हमने। सबसे पहले व्यापक अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उप क्षेत्रों में विभाजित कर देंगे, मतलब वही डिवाइड कर देंगे कि हमें एग्जैक्टली किस पर जाना है, हमें एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक चूज करना है। फिर अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसका चयन कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न एक फॉर्मुलेट करेंगे कि ये प्रश्न हमारा जो है रिसर्च का विषय है। फिर व्यापक उद्देश्यों का निरूपण करेंगे और फिर उसका आंकलन और उसकी समीक्षा करेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या नहीं हमारे पास, टाइम है या नहीं उतना हमारे पास, उस विषय की जानकारी है या नहीं है। और फिर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जिस तकनीक का हम यूज़ करना चाहते हैं अपनी रिसर्च में, उसका ज्ञान भी हमें होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि इसके अंतर्गत हमने मतलब कि हमारा पहला स्टेप जो है रिसर्च के क्वेश्चन को चूज करने वाला, उसके अंदर हमें ध्यान में रखनी होती है। और ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है आगे के लिए भी, क्योंकि जब हम आगे रिसर्च करना चाहते हैं तो इसीलिए ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो चलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इससे रिलेटेड, हमारे मतलब अभी तक हमने इस पूरे को देखा है फर्स्ट स्टेप के अंदर, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए, आपको कोई डाउट हो तो आप अपने मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। और अगर कुछ और चेंजेस चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
और इसको लाइक भी कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। सो थैंक यू। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वही शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।